Hello, dear students. Welcome to Edulexa Institute. I am सूरज कुमार चौधरी। मैं सूरज कुमार चौधरी एडुलेक्सा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहा हूं। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आगम। यानी जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या भी हम लिखे हुए हैं। देखिए, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इनमें जैन तीर्थंकरों, विशेषकर महावीर स्वामी के उपदेश और सिद्धांत संग्रहित हैं। यानी कि ये जो जैन धर्म का ये जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें खास तौर से क्या है? तो जो महावीर स्वामी जी जो थे, उनके उपदेश और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को संग्रहित किया गया है, यानी एकत्रित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन धर्म। यानी भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों, भगवती सूत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ है, जिसमें धार्मिक सिद्धांत और ज्ञान का वर्णन है। यहाँ पर ज्ञान का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर है चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं या विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके बारे में भी हमने कुछ लिखा है। इसका भी व्याख्या हमने लिखा है। अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली पर आधारित है। इसके लेखक चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक और महान नीतिकार थे। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, ये एक ऐसा ग्रंथ है, एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और शासन प्रणाली के बारे में मेंशन है, यानी कि वर्णन है। और इसके लेखक कौन थे? चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और चाणक्य किनके समय में थे? चंद्रगुप्त के समय में। चाणक्य ही जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक थे और उनके लिए महान नीतिकारक थे। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों और प्रकरणों में विभाजित है? अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों और प्रकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। 15 अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है भाग, ठीक है। अधिकरण का मतलब क्या होता है? अधिकरण का मतलब होता है भाग। तो देखिए, अर्थशास्त्र ग्रंथ को विषय के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि विषय के अनुसार बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। 15 अधिकरण यानी 15 भाग, और लगभग उसके 180 प्रकरण हैं, जिनमें शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, फारस, जिसको कि हम लोग आज ईरान के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजवैद्य के रूप में कौन प्रसिद्ध था? यानी फारस, जिसको हम लोग आज ईरान के नाम से जानते हैं, वहाँ के राज्य वैद्य के रूप में कौन प्रसिद्ध था? इसका आंसर है टेसियस। टेसियस जो था, ईरान के राज वैद्य के रूप में
फेमस था। देखिए, टेसियस एक यूनानी चिकित्सक था। टेसियस किस तरह का चिकित्सक था? यूनानी चिकित्सक था, जो यानी यूनान से था, जो ईरान के राजा के दरबार में राजवैद्य के रूप में काम करता था। उसने एक बुक लिखी थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडिका, जिसमें भारत के बारे में वर्णन मिलता है। इसने जो इंडिका नाम का बुक लिखा था, उसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो भारत के बारे में वर्णन मिलता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आज जिस देश को ईरान हम लोग कहते हैं, यानी जिस देश को हम ईरान के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल में फारस या पर्सिया नाम से जाना जाता था, या उसे पर्सिया कहा जाता था। और 1935 में रेजा शाह पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का आधिकारिक नाम क्या रख दिया? तो पर्सिया रख दिया। उस देश का नाम उस देश का आधिकारिक नाम पर्सिया से बदलकर ईरान कर दिया। ये कब की बात है? 1935 ईस्वी की बात है। हमारा अगला प्रश्न है, डाइमेकस कौन था और वह किसके दरबार में आया था? डाइमेकस कौन था और वह किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस सीरियाई शासक अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? डाइमेकस सीरियाई शासक और अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अब देखिए, इसके बारे में और भी हमने कुछ जानकारी साझा कर दिया है। डाइमेकस एक यूनानी राजदूत था, जिसे सीरिया यानी कि सेल्यूकस वंश के शासक अंतियोकस ने मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह उस समय भारत और यूनानी राज्यों के बीच कूटनीतिक संबंधों का प्रमाण है। अब पहला चीज कि इसे और एक प्रश्न बनता है कि अंतियोकस ने मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? तो डाइमेकस को भेजा था। किसको भेजा था? डाइमेकस को भेजा था। ये अंतियोकस किस वंश से था? तो अंतियोकस जो था सेल्यूकस वंश से था। किस वंश से था? सेल्यूकस वंश से था। अगला प्रश्न है, बोगाज कोय के अभिलेखों में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? बोगाज कोय के अभिलेखों में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? इसका आंसर है, बोगाज कोय के अभिलेखों में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। अब इसका व्याख्या देखिए, इसका भी हम व्याख्या दिए हैं। देखिए, लगभग 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोय जो कहाँ था? तुर्की। ये बोगाज कोय तुर्की में था, के अभिलेखों में वैदिक देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यानी कि समझिए 1400 ईसा पूर्व पहले तुर्की में भारतीय देवताओं के बारे में वहाँ पर अभिलेखों पर वर्णन किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव भारत के बाहर भी था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? तो इसका आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किस अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब देखिए, भारतवर्ष का शब्द का प्रारंभिक उल्लेख ओडिशा में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यानी कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिला था? ओडिशा में मिला था। यह अभिलेख खारवेल द्वारा अभिलेख कराया गया था। यानी
यह अभिलेख किसके द्वारा करवाया गया था? तो खारवेल द्वारा। और इसमें अनेक शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन था। यानी कि इस अभिलेख में बहुत सारे शासनकालों के बारे में वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? भारत का भूगोल नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है टॉलमी। इसका आंसर क्या है? टॉलमी। अब देखिए, टॉलमी जो एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता था। टॉलमी क्या था? एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता, यूनानी भूगोलवेता, ठीक है, यूनान का था ये, जिसने दूसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी ईस्वी में जियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भारत सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का भौगोलिक वर्णन मिलता है। देखिए, दूसरी शताब्दी में, इसको अभी अति कीजिए, दूसरी शताब्दी में, ठीक है। इस ग्रंथ में क्या मिलता है? भारत सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का भौगोलिक वर्णन मिलता है। यानी कि भारत का तो मिलता ही है, साथ साथ में पूरे विश्व के अन्य क्षेत्रों का भी जो है भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है वहां पर, ठीक है। अगला, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, टॉलमी कॉलिडियस, टॉलमी दूसरी शताब्दी ईस्वी में यानी में जीवित एक ग्रीक ज्योतिर्विद, भूगोलवेता और गणितज्ञ था। ईस्वी मत कहिए, शताब्दी बोल दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। कॉलिडियस टॉलमी कौन सी शताब्दी में जीवित था? जीवित एक ग्रीक, सॉरी, कॉलिडियस कौन सी शताब्दी का था? तो कॉलिडियस जो था ये दूसरी शताब्दी का था, और एक ज्योतिर्विद था, भूगोलवेता था और गणितज्ञ भी था। वह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर में रोमन साम्राज्य के काल में रहता था। यानी कि ये किस साम्राज्य के काल में रहता था? तो रोमन साम्राज्य के समय का था। और किस नगर में रहता था? अलेक्जेंड्रिया नगर में रहता था। और उसका कार्य मध्यकालीन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार माना जाता था। यानी कि यह मध्यकालीन विज्ञान में इसका यथी जो है माने इसको महत्वपूर्ण, इसका जितना यथी है उसको महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, इसके द्वारा जितना चीज़ लिखा गया है। उसके नाम से जुड़ा टॉलमिक भूकेंद्र मॉडल 15 सदियों तक खगोलीय दृष्टिकोण का मानक रहा। यानी कि उसके नाम से जुड़ा टॉलमिक भूकेंद्र मॉडल कितने सदियों तक दृष्टिकोण के रूप में रहा? तो 15 सदियों तक खगोलीय दृष्टिकोण का मानक रहा। अगला देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमुख प्रमाण क्या है? मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमुख प्रमाण क्या है? तो इसका आंसर है वेशनगर, जिसको विदिशा के नाम से भी जानते थे। वेशनगर गरुड़ स्तंभ। इसका आंसर क्या है? वेशनगर गरुड़ स्तंभ। वेशनगर को विदिशा के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण वेशनगर विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ से मिलता है। यह स्तंभ यूनानी यानी यवन राजदूत हेलिडोरस द्वारा स्थापित कराया गया था। यह स्तंभ किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो हेलिडोरस, जो कि यूनान का रहने वाला था, उसके द्वारा स्थापित कराया गया था, जो भागवत धर्म का अनुयायी बन गया था। वो किसका अनुयायी बन गया था? भागवत धर्म का अनुयायी बन गया था। अब देखिए, अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है कल्हण ने।
किसने किया था? कल्हड़ ने। अब देखिए, यह वही कल्हड़ है जिन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संस्कृत साहित्य में इतिहास लेखन का पहला महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। यानी कि कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? किस ग्रंथ की रचना की थी? राजतरंगिणी का। ये भी एक प्रश्न बनता है। और राजतरंगिणी में इसने कहाँ के राजाओं के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था? तो कश्मीर के राजाओं को, यानी कश्मीर के राजाओं के बारे में जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रमुख पुस्तक, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है, यानी अष्टाध्यायी जो है एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है और एक प्रमुख पुस्तक है। इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता है पाणिनि। देखिए, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना पाणिनि ने किया था। किसने किया था? पाणिनि ने किया था। इसमें संस्कृत भाषा के नियमों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे व्याकरण की सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ये तो लगभग सारे लोग जानते होंगे। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस था और इसने हिस्टोरिका, जिसको बहुत सारे लोग हिस्टोरिज भी बोल देते हैं, ठीक है। हेरोडोटस कहाँ का इतिहासकार था? तो हेरोडोटस जो था यूनान का इतिहासकार था, जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिस्ट्रीज और हिस्टोरिका दोनों एक ही है, जिसमें यूनान और फारस के युद्ध सहित विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिस्ट्रीज नामक ग्रंथ में कहाँ के युद्धों का वर्णन है? तो फारस यानी यूनान और फारस के युद्धों का वर्णन है। हिस्टोरिका ग्रंथ में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस का वर्णन किसने किया है? तो वही आंसर हो गया, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, कब के? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस से संबंधित जानकारी दी है। इस कारण उसे इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला, गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन हैं? गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसके रचयिता हैं गार्गी संहिता। देखिए, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कात्यायन। अब देखिए, गार्गी संहिता को ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, मैंने जिसमें खासतौर से खगोलीय विज्ञान या ज्ञान या भविष्यवाणी से जुड़े चीज़ों का वर्णन किया गया है।